Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your 41th lecture of Operation Research. And in today's lecture, we start the another new chapter of our Operation Research, which is the queuing models. Right? In the last series of the lectures, we try to understand the basic things about the game theories, and we try to understand the various techniques or various methods of the game theory. So, in today's lecture, we try to learn about the queuing theory. It's a very easy and it is a very practicable methods. So we can use this operational research technique, some kind of its methodology into the day-to-day working lives or its real-time application. So basically, this chapter has very much fruitful applications to the real life applications problems, right? So we starts with the basic things about the queuing theories. We starts with the introductions of the queuing theories. So in the earlies of the 19th century, when the telephone calls were given by the telephone operators, right? यानी ये जो है वो 19th century की बात है, जब टेलीफोन कॉल जब आता था तब टेलीफोन ऑपरेटर्स के पास, राइट? इट वाज दी difficult for the telephone operators to meet the traffic requirements in the peak periods, right? यानी यहाँ पे जो टेलीफोन बूथ के बाहर, यानी हम जो अभी इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो विच वेरी क्लोज टू द 19th, राइट? 1990 से पहले की बात है, जब टेलीफोन बूथ वाली सिस्टम थी, जब वो 1 रुपीज़ कॉइन वाली सिस्टम थी, जब कोई पीक आवर में जब टेलीफोन बूथ के बाहर जब लाइन लगती तो उसको कंट्रोल करना जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था. इनिशियली द AK Malongs took up the problems on the cognitions of the phone calls on a single operators and developed a methods for managing the queue, right? उन्होंने जो AK Malongs है, उसने एक इसको सिस्टमाइज करने के लिए जो है वो एक जो है वो टेक्निक डेवलप की, एक मेथड डेवलप की, जिससे जो है वो क्यू जो है बाहर जो लाइन है उसको मैनेज किया सकते हैं. दिस हिज वर्क वॉज कैरिड आउट फॉर द मल्टी ऑपरेटर्स. बाद में जो है ये जो है वो मल्टी ऑपरेटर्स के लिए जो है वो कैरिड आउट हुआ. इन टुडेज वर्ल्ड, इवन दो द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ड्रामेटिकली एडवांस, आज के युग के अंदर भले ही टेक्नोलॉजी इतनी ही एडवांस हो चुकी है, इन द लास्ट 5 डिकेड्स द क्यूज आर omnipresent, राइट? बहुत कम आपको उसका प्रेजेंस दिखेगा. द क्यूज हैज़ बीन फाउंड आउट इन द मैनी रूटीन एप्लीकेशन सच एज अ रेलवे टिकट काउंटर्स, petrol filling stations, traffic signals, selling or the CNG petrol pump filling stations, bill pay counters at the malls, right? The bank, post office, cafeterias, fast food centers, hotels, clinic, etc. These are the applications where you still, after the certain kind of the advancements of the technology, you still found some kind of the big skew in the that sports. In case of the manufacturing industries, the jobs are in the queues which is to be operated on the machines. The reason for the generations of the queue is that the facilities are not sufficient to meet the demands of the customer. यानी ये जो लाइन, ये क्यू, उसके लगने के पीछे का जो बेसिक रीज़न जो है ना, वो वही रीज़न है कि अपने पास इतनी फैसिलिटी नहीं है जो कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर सके. सो इट इज़ रिक्वायर्ड्स टू ऐड सम मोर फैसिलिटी सेंटर. या तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई ज़्यादा फैसिलिटी सेंटर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं. जबकि आपने देखा होगा लास्ट 5 या 10 साल के अंदर काफ़ी सारे बैंक स्कूल गए, काफ़ी सारे पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेज हैं, काफ़ी सारे पेट्रोल पंप के स्टेशंस हैं. आप मेडिकल सेंटर्स की बात करोगे तो काफ़ी सारे मेडिकल सेंटर्स, काफ़ी सारे क्लिनिक्स जो है वो आपके नज़दीक के एरिया में आपको लगेगी, ताकि जो है वो एक जगह पे बहुत सारी भीड़ होके क्यू ना लगानी पड़े. सो इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ द सर्विस फैसिलिटी. यानी ये एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि हम लोग एक चीज़ जो है वो डिसाइड करें कि इतनी ऑप्टिमम नंबर ऑफ द फैसिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए.
सच दैट नाइदर द कस्टमर हैज़ टू वेट, इससे जो है वो कस्टमर के ना तो वेट करना पड़े लॉन्ग टाइम तक, और द कोस्ट हर्डन विच इज़ इंक्रीज ऑन दी सर्विस प्रोवाइडर, जिससे जो है वो एक तरीके के कोस्ट हर्डन्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर बढ़ जाए। द जनरेशन्स ऑफ द क्यू इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अराइवल ऑफ द कस्टमर्स, राइट। जब क्यू जो है वो डेवलप्ड होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो वजह वही हो सकती है कि उसके पीछे पहले हमें समझना चाहिए कि द अराइवल ऑफ द कस्टमर कब और कहाँ पे कैसे आते हैं, वो चीज़ हमें समझना पड़ेगा। द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड्स टू सर्व द कस्टमर, हमें कस्टमर को उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है वो हमें समझना पड़ेगा। द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ विच इज़ अवेलेबल एंड द सर्विस पैटर्न्स फॉर द सर्विस ऑफ द कस्टमर, किस तरीके के हमारे पास सर्विस फैसिलिटीज़ है और किस तरीके की हमारी सर्विस पैटर्न है, वो चीज़ जो है वो हमें पहले समझनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ से जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो क्या आउटपुट निकल के आ रहा है कि जो क्यूइंग मॉडल्स जो है उसके ऊपर वो किसी भी जगह पे हमें या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर सर्विस फैसिलिटीज़ डेवलप कर दे, ताकि जो पहले हमने एग्जांपल्स लिए जहाँ पे अभी भी क्यू लग रही है उस क्यू को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। या फिर ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको इसको कंसेप्चुअली समझना चाहिए। अगर आप कंसेप्चुअली समझना चाहते हो तो कंसेप्चुअली समझने के लिए आपको अराइवल ऑफ द कस्टमर समझना पड़ेगा, उसको कस्टमर को किस किस जगह पे सर्विस लेने में या फिर सर्विस अचीव करने में कितना टाइम लगता है वो हमें समझना पड़ेगा, कितनी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है वो समझनी पड़ेगी, और हम लोग उसको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है वो अगर हम लोग समझ लें तो इस प्रॉब्लम को है वो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट आर द कंपोनेंट, यानी ये एक क्वेश्चंस जो है वो क्यूइंग थ्योरी के अंदर जो है वो नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर जो है, जैसे गेम थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स है और क्वेश्चंस जो है वो 4 मार्क में पूछे जाते हैं, तो ये भी एक तरीके का पॉइंट्स है विच आर दी कंपोनेंट्स और विच आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्यूइंग थ्योरीज, राइट। ये चीज़ जो है वो एग्ज़ाम पेपर के अंदर जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चैप्टर का जो ओवरऑल वेटेज है वो 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक का वेटेज इसका रह सकता है, तो इसमें से 4 या फिर 7 मार्क तक जो है इसके थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। एक या फिर एग्ज़ाम्पल जो पूछा जाएगा वो मोटे तौर पे 4 मार्क का एग्ज़ाम्पल पूछा जाएगा, तो 3 मार्क की थ्योरी हो सकती है अगर 7 मार्क का पूछा गया, या फिर 7 मार्क में एक बड़ी थ्योरी पूछी जा सकती है, आपको कंपोनेंट जो है इसके एलिमेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने के बोल सकते हैं, और 4 मार्क का जो है एक एग्ज़ाम्पल पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक सिनारियो ऑफ दिस चैप्टर। सो विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। सो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एक फिगर भी दिख रहा है। पहले मैं आपके साथ जो है वो 7 जो कंपोनेंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ। द फर्स्ट विच इज़ द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड विच इज़ द डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड विच इज़ द सर्विस और द क्यूइंग डिसिप्लिन, थर्ड विच इज़ द सर्विस डिसिप्लिन और द क्यूइंग डिसिप्लिन, फोर्थ विच इज़ द सर्विस चैनल, fifth which is the maximum number of the customer which is allowed in the system, right? Sixth which is the calling sources or the populations, and seventh which is the customers behavior, किस तरीके के कस्टमर्स का बिहेवियर होता है। तो नीचे जो है वो आपको जो है वो एक फिगर के अंदर थोड़ा सा ड्रामेटिकल फिगर्स जो है आपको दिया गया है, तो आप समझिए ये जो पूरा जो फिगर है विच इज़ दी क्यूइंग सिस्टम्स, राइट। क्यूइंग सिस्टम जो है वो उसका क्यूइंग थ्योरी का फिगर है, पर क्यूइंग सिस्टम के अंदर कितना पोर्शंस आता है, तो जो पहले वाले 2 सर्कल है जो कस्टमर्स आ रहे हैं विच आर आउट ऑफ दी क्यूइंग सिस्टम, वो क्यूइंग सिस्टम का भाग नहीं है, राइट। जो वेटिंग लाइन के अंदर जो 3 कस्टमर्स बैठे हैं और एक कस्टमर जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर राउंड दिखा रहा है वो सर्विस ले रहा है, तो जो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि आप कोई डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर गए हैं, राइट। डॉक्टर जो है वो एट ए टाइम 1 पेशेंट्स को चेक करते हैं,
तो अभी जो एक पेशेंट्स एक राउंड स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर विच इज़ द डॉक्टर, राइट, और फर्स्ट जो स्क्वायर के अंदर जो राउंड है वो अभी जो है वो सर्विस ले रहा है वो पेशेंट्स हैं डॉक्टर के पास, राइट। 3 जो है वो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जहाँ पे वो सारे पेशेंट्स बैठते हैं वहाँ पे 3 जो पेशेंट्स हैं वो अभी बैठे हुए हैं। तो जो सर्विस सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं, राइट, वो जो है वो क्यूइंग सिस्टम का हिस्सा हो गए, राइट। यानी जो वेटिंग लाइन के अंदर है और जो सर्विस ले रहा है, दिस ऑल आर इन दी क्यूइंग सिस्टम। जबकि जो बाहर की साइड है और आ रहे हैं, दे आर नॉट इन द सिस्टम विच इज़ द अराइवल ऑफ द कस्टमर्स। जो वेटिंग लाइन के अंदर रूम के अंदर आ चुके हैं वो जो है वो प्रोसेसिंग ऑर्डर है, और जो सर्विस लेके बाहर चला जाएगा वो विच इज़ द डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशंस। सो दिस इज द बेसिक सिनारियो ऑफ द क्यूइंग सिस्टम्स. So next, which is we take the definitions of all of this. So what is the arrival distributions? तो arrival distributions इसको बोल सकते हैं the customer's arrival is maybe at the equal intervals or maybe at the unequal intervals, right? कस्टमर का जो अराइवल रहता है वो इक्वल इंटरवल्स या फिर अनइक्वल इंटरवल, यानी आप पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लिए तो पेट्रोल पंप पे कभी कोई फिलिंग स्टेशन पे ऊपर जो है कोई बाइक या कार वाला होता है, कभी कभी नहीं होता है, यानी वो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। सिंस द कस्टमर डज नॉट एनी फिक्स टाइम ऑफ द अराइवल, कस्टमर का जो आने का टाइम है वो फिक्स नहीं होता है। सो द अराइवल ऑफ द कस्टमर इज जनरली इन द रैंडम ऑर्डर, यहाँ पे जो है कस्टमर आता है इसलिए वो रैंडम ऑर्डर में आता है, इसलिए जो है वो पॉइजनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो कस्टमर्स ऑफ द अराइवल्स होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। द रेट ऑफ द कस्टमर अराइवल विच इज़ कॉल्ड एज अ अराइवल रेट, उसको जो है जिस रेट के ऊपर कस्टमर आते हैं उसको अराइवल रेट बोला जाता है, और उसको जो है वो लैम्बडा से जो है वो डेजिग्नेटेड किया जा सकता है। सेकेंड विच इज़ द डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशंस. नाउ व्हाट इज द डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन? तो डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट द सर्विस टाइम, राइट, इज मे बी कॉन्स्टेंट्स और मे बी इट मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशन। यानी एक पेशेंट्स जो है सपोज डॉक्टर के पास जो है वो किसी क्वेरी की वजह से गया है, किसी प्रॉब्लम की वजह से गया है, तो उसका प्रॉब्लम जो है वो जितना क्रिटिकल होगा उतना जो है वो डॉक्टर टाइम लेगे, राइट। जैसे मुझे थोड़ा सा खांसी और बुखार है तो फिर मुझे थोड़ा और कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू विच हैज़ अ सीरियस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। वो डॉक्टर जो है उनको पूछेंगे कितने टाइम से प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी सभी का जो है वो सर्विस लेने का टाइम जो है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन के साथ जो है वो वेरी होता है। सो इट इज़ depend by the researcher that the distribution of the service time which is exponentially distributed, right, वो जो है जो सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दी rate at which the one service facilities can be served to the customer per unit time which is known as a service rate, उसको जो है वो सर्विस रेट भी बोला जा सकता है। So now the service discipline or the queuing discipline. The service discipline or the order of the service is that the rule by which the customers are selected from the service, right? The priority is said occur when an arrival of the customer is chosen for the service ahead of some of the other customers is already in the queue. किसी को हम लोग प्रायोरिटीज देते हैं विच इज़ फ्रॉम द क्यू विच इज़ द सर्विस डिसिप्लिन्स. The followings are the सर्विस डिसिप्लिन्स इन दी जनरल मैनर्स. तो जनरल मैनर्स के अंदर जो है किस तरीके के सर्विस डिसिप्लिन्स हो सकती हैं. तो अगर ऐसी हमारी सर्विस डिसिप्लिन होगी तो फर्स्ट होगा FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा. तो एक तरीके का वो एक सर्विस डिसिप्लिन होगा. जो बंदा जो है वो सर्विस के ऊपर पहले आएगा, राइट, फैसिलिटी सर्विस फैसिलिटी के ऊपर, जो पहला कस्टमर बाइक लेके पेट्रोल पंप के फिलिंग स्टेशन पे ऊपर जाएगा उसको पहले मिलेगा. जो बाद में आएगा उसको वेट करना पड़ेगा. तो विच इज़ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आएगा उसको पहला सर्व. तो सेकेंड विच इज़ दी लास्ट कम फर्स्ट सर्व. जो लास्ट में आएगा उसको सबसे पहले सर्विस मिलेगी. तो ऐसी जो है वो सर्विस प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है. ऐसी आप कहीं पे कुछ एप्लीकेशंस के लिए रख सकते हैं, पर जो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम ऐसे हैं कि आप कस्टमर जो है वो आपको, जो अगर आप कहीं 1 या 1.5 घंटे लाइन में खड़े हैं और आपको
आपका नंबर लगता है, आप लास्ट में आते हैं, वो पहले चला जाएगा, आप 1.5 घंटे से खड़े हैं, तो ये प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। विच इज़ द लास्ट अराइवल विच इज़ सर्व फर्स्ट। एंड द अदर डिसिप्लिन विच इज़ द सर्विस इन द रैंडम एरो विच इज़ द जीरो, राइट। आप किसी भी रैंडम तरीके से जो है किसी को बुला के उसको सर्विस दे सकते हैं, विच इज़ द जीरो सर्विस इन दी रैंडम ऑर्डर। सो वो भी जो है वो प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ द सर्विस चैनल, तो सर्विस चैनल जो है वो किसको बोला जा सकता है? द क्यूइंग सिस्टम इज मे बी द सिंगल सर्विंग फैसिलिटीज सच एज अ डॉक्टर क्लिनिक, राइट। कहाँ पे जो है, जहाँ पे कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हो सकती है जहाँ पे एक सिंगल सर्विंग फैसिलिटीज़ है। वो सर्विस चैनल जो है वो 2 टाइप की होती है, सिंगल सर्विंग फैसिलिटी और मल्टी सर्विंग फैसिलिटी। तो डॉक्टर का जो क्लिनिक है जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सर्विस मिल रही है, तो विच इज़ द सिंगल सर्विंग फैसिलिटी। पेट्रोल पंप के अंदर आप अलग अलग फिलिंग स्टेशन 4 या 5 है, विच इज़ दी मल्टी सर्विस फैसिलिटी। बैंक के अंदर कैशियर का विंडो, राइट, वो जितना ब्रांच बड़ा है उस हिसाब से 2-3 कैशियर हो सकते हैं, राइट, विच इज़ दी मल्टी सर्विस फैसिलिटी विंडो। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कस्टमर विच इज़ अलाउड इन द सिस्टम। कहीं कहीं जगह पे कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि वहाँ के कस्टमर्स का रिस्ट्रिक्शंस होता है, विच इज़ सम काइंड ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे आपके थिएटर हॉल में चले गए, सर्कस देखने चले गए, किसी प्रोग्राम के अंदर कोई हॉल में चले गए, तो वहाँ पे क्या चीज़ होता है कि थिएटर के अंदर आप देख लीजिए कि 250 सीट का लिमिटेशंस है। तो कहीं कहीं सिस्टम ऐसी होती है जहाँ पे कस्टमर का रिस्ट्रिक्शंस रहता है, लिमिटेड नंबर ऑफ द कस्टमर विच इज़ अलाउड इन द सिस्टम्स, राइट। डॉक्टर के बाहर का क्लिनिक है, वहाँ पे 5 लोगों के बैठने की, एक अंदर है, 5 बाहर बैठ सकते, 5 चेयर रखी है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कस्टमर विच इज़ अलाउड इन द सिस्टम, एक साथ सिस्टम में कितने अलाउड हो सकते हैं? तो 5 जगह है तो 5 अलाउड हो सकते हैं, बाकी को बाहर खड़े रहना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम कस्टमर विच इज़ अलाउड इन द सिस्टम। नाउ नेक्स्ट विच इज़ द पॉपुलेशंस, the arrival pattern of the customers which is depends upon the arrival patterns of the customers which is depends upon the source which is generated them। वो किस सोर्स से जनरेट होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड्स रहता है। इफ़ देर आर द ओनली फ्यू पोटेंशियल कस्टमर, ऐसा कोई कंडीशन है कि बहुत कम ऐसे पोटेंशियल है जिसको सर्विस दे सकते हैं, द कॉलिंग सोर्स विच इज़ कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट, तब जो है वो कॉलिंग सोर्स जो है इनफाइनाइट हो जाता है। इफ़ द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द नंबर ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर, इफ़ it is usually shades is to be the infinite service customers। now the customer behavior, तो कस्टमर बिहेवियर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप के अंदर कस्टमर के बिहेवियर होते हैं। आप कभी ना कभी आपने ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की ही होगी कि बेसिकली अगर आप कहीं ना कहीं लाइन में खड़े होगे तो ये चीज़ मैं जो आपको कस्टमर के बिहेवियर बताऊंगा तो आपने कभी ना कभी जो है ऐसा चीज़ ऑब्जर्व किया ही होगा। सो फर्स्ट विच इज़ द बाल्किंग। अब बाल्किंग किसको बोला जाता है? द कस्टमर विच इज डू नॉट ज्वाइन द पर्टिकुलर क्यू आइदर बाय सीइंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी एट द सर्विस सिस्टम। हम कई बार ऐसा होता है, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग जो है वो गैस के बॉटल के लेने चले गए, राइट, 8 बजे। अब आपने जाके देखा कहीं बैंक में आपने 9 बजे जाके देखा तो बहुत बड़ा लाइन है, राइट। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि बाहर से लाइन देखते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, लगता है कि भाई 1.5-2 घंटा तो यहाँ पे लाइन में चले जाएगा, तो लाइन को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, राइट। लाइन को ज्वाइन नहीं कर, वो लाइन में खड़े ही नहीं रहेंगे। विच इज़ द कस्टमर बिहेवियर विच इज़ नोन एज अ बाल्किंग, उसको जो है वो बाल्किंग बोला जा सकता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द बिहेवियर विच इज़ द रेनेजिंग। अब किसको रेनेजिंग बोला जाएगा? इफ़ द कस्टमर विच इज़ लीव द क्यू आफ्टर वेटिंग सम टाइम। कोई कस्टमर्स ऐसा होता है कि लाइन में खड़े हो जाते हैं, राइट, आधा घंटा खड़े रहते हैं, फिर भी उसको लगता है कि अब तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, तो फिर वो लाइन छोड़ के चले जाते हैं। तो विच टाइप ऑफ द बिहेवियर विच इज़ नोन एज अ रेनेजिंग, राइट। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि ऐसे एक्साइटमेंट में खड़े तो रह जाते हैं, फिर लगता है कि इसको तो एक कस्टमर को तो इतना टाइम लगे, तो मेरा टाइम तो 6 बजे शाम को आएगा, तो फिर वैसे ही लाइन छोड़ के चले गए। दिस काइंड ऑफ द बिहेवियर विच इज़ नोन एज ए रेनेजिंग बिहेवियर। एंड थर्ड विच इज़ द जोकिंग। अब जोकिंग कैसे है? तो सपोज़ कहीं जगह पे 2 सर्विस लाइन है, राइट, 2 क्यू लगी है, तो कोई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जैसे बंदर जैसे, राइट, एक लाइन पे खड़े रहे, 5-10 मिनट खड़े रहेंगे, फिर लगता है वो लाइन जल्दी जा रही है, तो फिर
कूद के उस लाइन में चले जाएंगे, फिर लगता है ये लाइन रुक गई, फिर वापस उसी लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे नेचर वाले जो बिहेवियर होते हैं कस्टमर के, तो उसको जोकिंग टाइप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स जो है वो बोला जा सकता है। तो ऐसे जो है दिस आर द कंपोनेंट ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। ये जो है वो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द क्यूइंग सिस्टम्स थे जो आपके साथ मुझे डिस्कस करने थे। अब ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कभी कभी जो है वो यहाँ पे आपके सामने 7 डेफिनेशंस जो है वो आपको दिख रही है। वो 7 डेफिनेशंस कहीं ना कहीं जो है वो एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क में पूछी जा सकती है। जैसे वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे गेम थियरी के अंदर, वैसे ही यहाँ पे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो क्यूइंग थियरी के अंदर पूछी जा सकते हैं, विच इज़ द टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन दी मॉडल क्यूइंग मॉडल्स। सो वी डिस्कस्ड वन बाय वन टू दैम। द फर्स्ट विच इज़ द क्यू। अब क्यू किसको बोलता है? द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर टेकिंग द डिजायर्ड सर्विस फॉर्म इन अ क्यू विच इज़ नोन एज अ क्यू। जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हो वो सर्विस लेने के लिए एक क्यू में खड़े हैं, विच इज़ नोन एज अ क्यू। लाइक व्हाट इज द सिस्टम? अ सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर serviced at the facility or the number of customer which is waiting in the queue for the service। तो सिस्टम इसको बोला जाता है तो कितने नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कितने नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो सर्विस अभी अभी ले रहा है और कितने नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो वेटिंग में है सर्विस लेने के लिए। उन दोनों का जो है समेशंस, उन दोनों का जो मिलाव का जो टोटल है उसको जो है वो, सपोज एक कस्टमर जो है वो डॉक्टर के पास अभी बैठा है, बाहर जो है वो 3 कस्टमर बाहर खड़े हैं, बाहर वेटिंग में बैठे हैं क्लिनिक के अंदर ही। तो 3 और 1 वो 4 जो है वो अभी जो है वो सिस्टम के अंदर, क्यूइंग सिस्टम के अंदर है, ऐसा बोला जा सकता है। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्यू? द लेंथ ऑफ द क्यू विच इज नोन एज एल क्यू, एल कैपिटल क्यू स्मॉल। द एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर्स इन द क्यू वेटिंग फॉर गेटिंग द सर्विस एक्सक्लूडिंग धोज हु आर सर्व। तो एल क्यू किसको बोला जा सकता है? तो एल क्यू इसको बोला जा सकता है कि एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर्स इन द क्यू, कितने एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर्स जो है वो क्यू के अंदर है फॉर गेटिंग द सर्विस, सर्विस लेने के लिए, एक्सक्लूडिंग धोज हु आर सर्व्ड, जो उनको निकाल देना है जिसको सर्विस मिल चुका है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ क्यू। नाउ लेंथ ऑफ सिस्टम विच इज द एल एस, capital L small s, the average number of customers in the systems, right? average number of the customers in the system यानी जो सर्विस ले रहा है और वेटिंग में है, including those who are waiting as well as who are served। तो इसमें दोनों का जो है वो काउंट हो जाएगा लेंथ ऑफ सिस्टम के अंदर कि जो सर्व अभी अभी सर्विस ले रहा है और जो वेटिंग बाहर सिस्टम के अंदर बैठे हैं। तो दोनों के जो एवरेज है उसका दोनों जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है तो उसको लेंथ ऑफ सिस्टम बोला जाएगा। नाउ द वेटिंग टाइम इन द क्यू विच इज कैपिटल W स्मॉल q, द एवरेज टोटल टाइम फॉर विच अ कस्टमर हैज़ टू वेट इन द क्यू टू गेट द सर्विस। कितना एवरेज टाइम जो है वो कस्टमर को सर्विस लेने के लिए जो है वो लाइन में खड़े रह के वेट करना पड़ेगा, उसको जो वेटिंग टाइम इन द क्यू जो है वो बोला जा सकता है। Now the waiting time in the system which is the WS, the average total time which is spent by the customer in the queuing system from the moment he arrive till he leave in the system। तो एवरेज कितना टाइम जो है वो कस्टमर को लगता है जब वो सर्विस लेने के लिए सिस्टम में जब वो एंटर हुआ था, तब उस टाइम से लेके सिस्टम सर्विस लेने के बाद जब वो बाहर निकलता है तब तक का टाइम, यानी जो 3 कस्टमर बाहर वेट कर रहे थे तब अब जो थर्ड कस्टमर एज ए थर्ड कस्टमर आए हैं, तब उस टाइम से लेके जब आप सर्विस लेके बाहर निकलते हैं, राइट, उस वहाँ तक का टाइम जो है विच इज़ द टाइम वेटिंग टाइम इन दी सिस्टम। उस टाइम को जो है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम जो है वो बोला जा सकता है। इट इज़ the sum of the waiting time of the service time। now the traffic intensity which is the rho, ट्रैफिक इंटेंसिटी जो है उसको रो के साथ जो है वो डेजिग्नेट किया जा सकता है। अब ट्रैफिक इंटेंसिटी है क्या? इट इज़ द रेशियो ऑफ द एवरेज अराइवल रेट, जो एवरेज अराइवल रेट है, टू द एवरेज सर्विस रेट। एवरेज अराइवल रेट
टू द एवरेज सर्विस रेट। उस चीज़ को जो है वो ट्रैफिक इंटेंसिटी से पहचाना जा सकता है। द ट्रैफिक इंटेंसिटी विच इज एज डेजिग्नेटेड एज द रेशियो ऑफ द एवरेज अराइवल रेट टू द एवरेज सर्विस रेट विच इज नोन एज ए यूटिलाइजेशन फैक्टर और द ट्रैफिक इंटेंसिटी। उस चीज़ को दो नाम से पहचाना जा सकता है, या तो आप उसको ट्रैफिक इंटेंसिटी बोल सकते हो या फिर उसको यूटिलाइजेशन फैक्टर बोल सकते हो। नेक्स्ट विच इज़ द कैंडल नोटेशन। इस चीज़ का सबसे और 3 मार्क में जो पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चंस जो है वो डिस्क्राइब द कैंडल नोटेशंस। हम किस तरीके के इस क्यूइंग मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कैंडल लैम्प के साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया था, इसलिए इसको कैंडल नोटेशंस बोला जा सकता है। द डिफरेंट क्यूइंग मॉडल्स आर क्लासिफाइड बाय using the special notation which is described by DG candles. So this complete notations can be expressed as the given below. So in bracket which is the A slash B slash C bracket complete is same as the in bracket which is the D slash E. So A which is represent as arrival distributions of the customer. आपको यहाँ पे अगर आपको एग्जाम के अंदर 3 मार्क के अंदर क्वेश्चंस पूछे कि एक्सप्रेस दी कैंडल नोटेशंस, तो आपको लिखना है ये A स्लैश B स्लैश C ब्रैकेट कंप्लीट जैम D स्लैश E। तो A आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कस्टमर, B विच इज़ रिप्रेजेंट एज ए डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कस्टमर, C विच इज़ रिप्रेजेंट एज ए नंबर ऑफ पैरेलल सर्विस फैसिलिटीज इन द सिस्टम, कितने सर्विस चैनल्स हैं इसके अंदर, डी विच इज रिप्रेजेंट एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द कस्टमर विच इज अलाउड इन द सिस्टम, कितने कस्टमर जो है वो सिस्टम के अंदर अलाउड हो सकते हैं, और ई विच इज रिप्रेजेंट एज ए द सर्विस डिसिप्लिन्स और द सर्विस पैटर्न, किस तरीके का सर्विस पैटर्न है, विच इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व और द जीरो। नाउ द फॉलोइंग आर द नोटेशन विच इज यूज्ड इन दी फॉर ए एंड बी। ए एंड बी के लिए जो है वो इस तरीके के पैरामीटर्स यूज हो सकते हैं, विच इज़ द एम विच इज़ द पॉइजन एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, देन और द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, देन जी विच इज़ द जनरल डिपार्चर्स, डी विच इज़ द डिटर्मिनिस्टिक्स, जी आई विच इज़ द जनरल इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पे ई के लिए जो है और 4 जो है वो सर्विस नोटेशंस है, विच इज़ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, जीरो विच इज़ द सर्विस इन द रैंडम ऑर्डर एंड द जनरल डिसिप्लिन्स। तो इस 4 तरीके से जो है वो कस्टमर जो है वो सर्विस ले सकते हैं, विच इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ द नोटेशंस विच इज़ यूज्ड इन द कैंडल्स नोटेशंस। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप कैंडल नोटेशन इस तरीके से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ क्यूइंग मॉडल जो है वो डिफरेंट 11 टाइप्स के जो है क्यूइंग मॉडल जो है वो अपने क्यूइंग थीरीज के अंदर आते हैं, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही मॉडल है, जो मॉडल नंबर 1 जो है वो हमारे सिलेबस में भी है, और कोई मॉडल हमें अभी तक इस GTU सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है, और हमारे लिए जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए भी एक ही तरीके का मॉडल है जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ दी m/m/1 into infinite number of the customers in the first come first serve, which is the single server at the unlimited queue। इस तरीके की सिस्टम जो है वो हमें इस थ्योरी, इस क्यूइंग मॉडल्स के अंदर जो है वो हमें पढ़नी है, जो हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें उसके बारे में देखना है, विच इज़ द सिंगल सर्वर विद द अनलिमिटेड क्यू। एक ही सिंगल सर्वर हो सकता है, पर जो क्यू है वो अनलिमिटेड हो सकती है, और इसको जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर इसको सर्व किया जा सकता है। अब इस जो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे एजम्पशंस हैं, तो उस एजम्पशंस को जो है आपको 2 चीज़ जो है उसके नोटेशंस आप याद रखने हैं। जैसे हमने अराइवल रेट विच इज़ डेजिग्नेटेड विद दी लैम्बडा, एंड द सर्विस रेट विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए म्यू, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए म्यू, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए म्यू। अब इस मॉडल के अंदर जो एजम्पशंस जो है वो एजम्पशंस हमें प्रिपेयर करना है, वो एजम्पशंस विच इज़ दी द अराइवल ऑफ द कस्टमर इज़ द फॉलोइंग poisonally distributions predominantly,
जो अराइवल ऑफ द कस्टमर्स है विच इज़ द पॉइजनली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिडोमिनेटली, देन द सर्विस टाइम इज़ द एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिडोमिनेटली, वो हमने पहले ही डेफिनेशन के अंदर वो चीज़ हमने पढ़ ली थी। द सर्विस डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो सर्विस डिसिप्लिन होगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे होगी। द कस्टमर विच इज़ बिहेव नॉर्मली, कस्टमर जो है वो नॉर्मली बिहेव करेगा। द कस्टमर कम इन द क्यू, क्यू में आएगा, स्टे इन द क्यू एंड वेट फॉर द सर्विस अंटिल द सर्विस इज़ टू बी रेंडर्ड, वो आएगा, लाइन में खड़ा रहेगा, सर्विस पाएगा, तब तक वो जो है वो लाइन में रहेगा। लेट्स अज्यूम्स द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर द क्यूइंग मॉडल, इतना एजम्पशंस लेके हमने क्यूइंग मॉडल्स को आगे स्टडी करना है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो छोटे छोटे इसके नोटेशंस जो है वो हमें यूज़ रखने हैं, याद करके रखने हैं, जो हमें आगे एग्जाम्पल के लिए याद रहने चाहिए। लैम्बडा विच इज़ डिफाइंड एज द मीन अराइवल रेट, लैम्बडा जो है वो मीन अराइवल रेट के यूज़ होता है। म्यू which is used for the mean service rate per the server, then the H which is the customers are waiting in the systems. Now rho which is the steady state probability of Pn which is the steady state probability of exactly n number of customer in the system. Ls which is the average length of the customer in the system. Lq which is the average length of the queue. LQ that is the average length of the queue. Ls which is the average length of the queue which is having the n number of the customers. WS which is the expected time of the customer which is spends in the system. LQ which is the expected time of the customer which is wait in the queue which is designated as a lambda by mu. And the traffic intensity rho or the utilization factor which is as defined as the rho is equal to lambda by mu. So the traffic intensity which is indicate that the arrival rate of the customer or to the arrival rate of the customers to the this traffic intensity which is indicate that how much the time the service facility will be busy. So for remaining time the facility is the ideal, कितने टाइम तक जो फैसिलिटी बिजी रह सकती है, कितने टाइम तक फैसिलिटी आइडियल रह सकती है। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द नो कस्टमर इन द क्यू which is designated as a PO which is as equal to 1 minus mu upon lambda which is the 1 into rho 1 minus rho. So similarly based on the mathematical derivations we can derive the probability of n number of customers in the queue is given by the Pn is equal to rho raised to n into 1 minus rho. सो यहाँ पे जो है वो सारे इक्वेशंस जो है वो हमें थोड़े प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यहाँ से जो है वो आपका काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको जब भी आगे मैं एग्ज़ाम्पल आपको कराऊंगा तो एग्ज़ाम्पल के लिए जो है वो इतने इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको याद करके रखने हैं जिससे जो है वो आप एग्ज़ाम्पल जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है कि ये जितने भी इक्वेशंस हैं उस इक्वेशंस को आपको याद रखना है। सो द लेंथ ऑफ द सिस्टम LS इज़ डिफाइंड एज द लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, सो विच इज़ द रो अपॉन 1 minus rho which is the length of the system, which is it is the average length of the customer which is waiting in the queue for getting the service as well as the number of customers who are is being served at the facilities. Now the length of the queue which is the LQ, it is the average number of the customer which is waiting in the queue for getting the service which is as given as LQ is equal to LS
minus mu upon lambda, which is the lambda upon mu minus lambda, minus lambda upon mu, which is the lambda square upon mu in bracket mu minus lambda. So the expected time in the system, it is calculated as the ratio of the length of the systems into the arrival rate of the customers. So which is designated as a ws is equal to 1 upon mu minus lambda. यानी ये जो इक्वेशंस आपको मैं प्रिपेयर कराऊंगा तो वो आपको मैं आपको ये फोटोग्राफ भेज भी दूंगा, जिससे जो है वो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रह सके, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग पूरा कैलकुलेशंस करें, इसके एग्जांपल्स गिने, ये एक लेक्चर अब लगेगा, एक लेक्चर के बाद जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें 2 ही लेक्चर्स मुझे रिक्वायर्ड है, राइट। तो इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 7 से लेके 8 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे गिनवाऊँगा। तो आप जो है वो प्रिपेयर रहेंगे इसके इक्वेशंस के साथ, तो ये इजीली चीज़ ये हो सकती है, राइट। ये चीज़ जो है वो इजीली हो सकती है। तो प्लीज़ बी रेडी विद द एग्जाम्पल्स। इसके इक्वेशंस को आप रट के आइएगा, 5 बार लिख के आइएगा, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये आपके असाइनमेंट्स भी है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा प्रिपेयर करके रेडी करिए। नाउ द एक्सपेक्टेड टाइम इन द क्यू विच इज़ द डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू रो into 1 upon mu minus lambda. Now the probability for non-empty queue, which is the rho, is equal to rho square. Now the average number of the average length of the queue for the n number of the customer, which is the LS, which is the average length, which is designated as the average length of the queue upon the probability of non-empty queue, which is the लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू। तो मैंने एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू का इक्वेशंस जो था एल क्यू का वो लिख दिया, विच इज़ द लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन एम्प्टी क्यू। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि रो जो है वो आपकी बिल्कुल खाली है, क्यू बिल्कुल खाली है, विच इज़ दी रो स्क्वायर। सो अगर हमको इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो we can get the mu upon mu minus lambda. Now the average waiting time in the non-empty queue, अगर empty queue है तो इसमें कितना waiting time लगेगा, which is the L Q, which is the 1 upon rho minus mu minus lambda, which is the mu minus lambda. Now the probability of the queue which is being greater than or equal to any number, which is the P रो रेस टू आई। कुछ नंबर के लिए जो है वो आप अगर किसी का आपको स्पेसिफिक इतने नंबर है तो आप विच इज़ यू कैन सॉल्व दिस थिंग्स विथ दी रो रेस टू आई। जितने नंबर आपको बोले होंगे उस नंबर से लेके आपको उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्यू इज बीइंग ग्रेटर दैन एनी नंबर, सो इट इज़ कैलकुलेटेड एज ए रो रेस टू आई प्लस 1। अगर आपके पास कुछ नंबर से ऊपर वाला आपको चीज़ बताई गई है तो आप उसको रो रेस टू आई रेस टू जितने नंबर बोले प्लस 1 आप करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इतनी चीज़ जो है। और 10वीं चीज़ जो एवरेज कॉस्ट ड्यू टू द वेटिंग, कितना कॉस्ट आपका लगेगा वेटिंग के पीछे, तो द आइडियल टाइम इनटू द पेनल्टी कॉस्ट। अगर आपको पेनल्टी कॉस्ट बताया गया है कि इतना टाइम से आप ज़्यादा लगाओगे तो इतना पेनल्टी लगे, तो कितना आइडियल टाइम खाली टाइम गया इतनों पेनल्टी कॉस्ट करके आप जो है वो कितना आपका कॉस्ट वेटिंग के पीछे गया है वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस थिंग्स इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट्स फॉर यू ऑल। आपको यहाँ पे जो है मैंने 8 इक्वेशंस एक टेबल के अंदर ये मॉडल के साथ आपको लिख के दिए हैं, वो आपको सिर्फ रट लेने हैं, राइट। द लेंथ ऑफ द सिस्टम एल एस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो ये हो गया आपका लेंथ एल एस, लेंथ ऑफ द सिस्टम। एल क्यू के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एल क्यू विच इज़ दी लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा, म्यू माइनस म्यू इंटू
mu minus lambda. Now the expected waiting time in the system WS which is calculated as a 1 upon mu minus lambda, उसको जो है वो आपको WS को 1 upon mu minus lambda से फाइंड आउट कर सकते हैं. Now the expected time in the queue, waiting time in the queue which is the WQ, we can calculate it as a rho into 1 upon mu minus lambda. इसको ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन एम्प्टी क्यू, नॉन एम्प्टी अगर क्यू रह सकती है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? विच इज द रो स्क्वायर, विच इज द रो स्क्वायर. नाउ द एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू for n number of the customer which is the LS which is designated as a mu minus lambda, mu upon mu minus lambda, mu upon mu minus lambda. Now next, which is the average waiting time in the non-empty queue which is WS is 1 upon mu minus lambda. Now next, which is the probability of the queue which is being greater than or equal to the number of any number which is says as a rho raised to I. आपको अगर कोई नंबर बताया गया होगा तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्यू विच इज़ बीइंग ग्रेटर देन एनी नंबर, कोई नंबर से आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की बोली है. तो सपोज ऐसा बोला कि इस नंबर में इतने टाइम पर 3 से ज़्यादा कस्टमर हो गए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो उस चीज़ को जो है वो आप रो इंटू I+1 जितना नंबर बोला गया उस +1 कर को इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इतने इक्वेशंस ये मॉडल के लिए आपको जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम के अंदर जो है इजीली जो है वो आपको इसको कैलकुलेट इसको कर सकते हैं. आप जैसे रट के आएंगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं. सो नेक्स्ट हम लोग आज जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. इस एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली 7 मार्क में ये ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं. यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको 7 चीज़ जो है हर एक चीज़ का 1 मार्क होगा. 7 चीज़ जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली है. ए बार्बर शॉप यानी जो बाल कटने की दुकान होती है इसका एग्जाम्पल है. उस बार्बर शॉप के एग्जाम्पल है द कस्टमर विच इज़ अराइव एट द इंटरवल ऑफ द 6 मिनट. यहाँ पे ऐसा चीज़ आपको बोला गया है तो उस बार्बर शॉप के अंदर जो कस्टमर का अराइवल रेट है वो हर एक 6 मिनट के इंटरवल पे जो वहाँ पे एक कस्टमर आता है. एंड द बार्बर विच इज टेक एन एवरेज 5 मिनट फॉर द सर्विंग द पर्सन. और जो बार्बर है वो वहाँ पे उस पर्सन को सर्विस देने के लिए 5 मिनट जो है वो लगाता है. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट द काउंटर यूटिलाइजेशंस लेवल. तो पहले आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? विच इज़ द काउंटर यूटिलाइजेशंस लेवल. सेकेंड यूटिलाइजेशंस लेवल विच इज़ द रो, राइट. यूटिलाइजेशंस लेवल. ट्रैफिक इंटेंसिटी फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है. ट्रैफिक इंटेंसिटी रो और द यूटिलाइजेशन फैक्टर्स विच इज़ द लैम्बडा अपॉन म्यू. सेकेंड विच इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर इन द इंक्लूडिंग द सर्विस सिस्टम. कितने जो है वो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है विच इज़ द LS. नाउ next which is the average number of the customer in the queue which is the LQ. next the average waiting time of the customer in the system which is the WS. सिस्टम के अंदर कस्टमर को कितना वेट करना पड़ रहा है. नाउ द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू LQ, सॉरी WQ, क्यू के अंदर कितना वेट करना पड़ेगा. नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द बार्बर इज आइडल. इतनी कैसी प्रोबेबिलिटीज़ है जो हमने पहले आपको बताई कि 0 बोला है कि बार्बर जो है वो आइडल रहेगा, खाली बैठेगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बार्बर इज बिजी. ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए कि बार्बर जो है वो बिजी है. तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पे आपके सामने सॉल्यूशंस हैं. तो और 2 चीज़ आपको पूछी गई है. द चांस दैट द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू वेट मोर देन 30 मिनट. यहाँ पे आपको टाइम बताया गया है
तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कस्टमर को 30 से ज़्यादा मिनट तक वेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मोर देन 3 कस्टमर्स इन द सिस्टम, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम के अंदर 3 से ज़्यादा कस्टमर होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हियर द कस्टमर्स अराइव्ड एट द टाइम ऑफ इंटरवल विच इज़ द 6 मिनट। द कस्टमर जो है वो 6 मिनट के के इंटरवल के ऊपर आ रहा है, राइट। सो अगर हम लोग इस तरीके के उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, द अराइवल रेट विच इज़ द लैम्बडा इज इक्वल टू द 10 कस्टमर्स पर हावर। सो सिमिलरली द कस्टमर्स आर सर्व इन द 5 मिनट्स, राइट। तो अगर हर 6 मिनट के बाद जो एक कस्टमर आ रहा है तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आएंगे, तो 1 घंटे में 10 कस्टमर जो है वो पर हावर उसको सर्विस दे सकते हैं। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 10 कस्टमर पर हावर। एंड अगर एक कस्टमर को सर्विस देने के लिए 5 मिनट का टाइम लग सकता है तो 1 घंटे में कितने को सर्विस दे पाएंगे, यानी 12 पंजा 60, राइट। तो 12 कस्टमर को जो है सो सर्विस फैक्टर और रेट म्यू इज इक्वल टू 12 customers per hour. So the first we can find the utilization factor rho is equal to lambda by mu. So 10 divided by 12 which is the 5 by 6, हम लोग 5 by 6 से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the second चीज़ हमें क्या बोला है, the average number of the customer which is including in the service counter. So LS is equal to lambda upon mu minus lambda which is the 10 upon 12 minus 10 which is the 5 customers in the counters. So the average number of the customers in the line के अंदर है LQ, इतनी कितनी probabilities है, तो वो LQ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कि लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा, तो 10 स्क्वायर upon 12 in bracket 12 minus 10 which is the 4 customers. Now average waiting time in the system WS which is the 1 upon mu minus lambda. So 1 upon 12 minus 10 which is the 30 minute. 30 मिनट तक जो है वो कस्टमर को यहाँ पे सिस्टम के अंदर वेट करना पड़ सकता है। अब इतनी कैसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है विच इज़ द WQ के उसको लाइन के अंदर कितना वेट कर सकता है, तो विच इज LQ विच इज WQ विच इज कैलकुलेटेड एज अ रो इंटू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। सो 5/6 जो हमने ट्रैफिक इंटेंसिटी पहले फैक्टर तो पहले ही फाइंड कर लिया था, सो 5/6 इंटू 1 अपॉन 12 माइनस 10 विच इज़ द 25 मिनट्स जो है वो कस्टमर को जो है ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि लाइन के अंदर वेट करना पड़ सकता है। नाउ द 6th चीज़ जो है विच इज़ द probability that the barber is to be idle which is the P0, ऐसी कितनी probability कि बार्बर जो है वो खाली रह सकता है। सो P0 is equal to 1 minus P which is the 1 minus 0 point यानी 5/6 आप करेंगे, रो आपके पास है 5/6 राइट, उसको करेंगे तो आपको मिलेगा 0.833, तो 1 minus 0.833 which is the 0.167. So बार्बर के जो है वो आइडल रहने की प्रोबेबिलिटी है विच इज़ दी 0.167. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बार्बर विच इज़ फाइंडिंग बिजी, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी कि बार्बर जो है वो बिजी रह सकता है, तो आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे उस प्रोबेबिलिटी के 0 रहने की, यानी 0 नहीं है यानी बिजी है, तो आपको 1 माइनस 0.167 जो है वो अगर आपको फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.833. नाउ द 8th थिंग विच इज़ द चांस दैट द कस्टमर इज वेट टू मोर देन 80 मिनट, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर को जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर वेट करना पड़े। सो विच इज़ यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली टाइम के साथ बताया गया है, तो म्यू माइनस लैम्बडा इज एप्सिलॉन इज रेस टू माइनस म्यू माइनस लैम्बडा टी, टाइम आपको बताया गया है 30 मिनट यानी 0.5 जो है वो आपको लेके
घंटे के हिसाब से 0.1 आवर, 0.5 आवर्स, राइट. सो 12 minus 10 e raised to minus 12 minus 10 into 0.5 which is the 0.735. ये चीज़ आपने वो 30 के साथ बताया था, इसलिए हमने 0.5 लिया है. हम लोग हावर के हिसाब से चल रहे, इसलिए वो 30 मिनट्स विच इज इक्वल टू हाफ एन आवर, 0.5 आवर्स, राइट, हाफ आवर्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैविंग अ मोर देन 3 कस्टमर्स इन द सिस्टम. ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 3 से ज़्यादा कस्टमर हो सकते हैं. सो यहाँ पे 3 आपको एक नंबर बताया गया है. सो रो रेस टू आई प्लस 1, आई कितना बोला है आपको, रो आपके पास है 5/6, रेस टू 5/6 यानी हो जाएगा आपका 0.833 रेस टू 3 + 1. सो 0.833 रेस टू 4 विच इज़ दी 0.482. यानी इस तरीके से जो है इस 10 चीज़ का जो है वो आपको कैलकुलेशंस करना रह सकता है. यानी आपको बेसिकली ये इक्वेशंस जो है वो आने चाहिए. फर्स्ट इंटेंसिटी फैक्टर या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर्स, देन लेंथ ऑफ सिस्टम, लेंथ ऑफ क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द क्यू. यानी ये इतने इक्वेशंस जो है वो आपको अगर याद हो गए तो आप एग्ज़ाम के अंदर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 5 या 6 एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे कोशिश करवाऊँगा गिनने की. आप इसको ये लेक्चर को है और इक्वेशन इस थियरी को जो है वो आप एक हो सके तो 2-3 बार समझ के आइएगा, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर जब मंडे को होगा तो उस चैप्टर के उस लेक्चर के अंदर जो है वो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो आपको मैं जब एग्जाम्पल कराऊँ तब आपके पास अगर जो इसके इक्वेशंस हो गए वो अगर आपको याद हो गए तो आपको उसको समझने में आसानी रहेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस, उसके कंपोनेंट्स, उसके टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो, कैंडल नोटेशंस, उसकी सिस्टम को समझने की कोशिश की है, इक्वेशन को समझने की कोशिश की है, डेफिनेशन को समझने की कोशिश की है और हमने उस एग्जाम्पल को जो है वो समझने की कोशिश की है. सो अगर इस लेक्चर के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे इसके कमेंट सेक्शंस में मुझे पूछ सकते हैं. आपको ये लेक्चर देखने बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. Thank you so much for watching this video.